आपको माइंड पावर में इंटरेस्ट कैसे आया? मुझे पढ़ने का शौक था और एक किताब मेरे हाथ में आई, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। आज से 40 साल पहले वो किताब पढ़ के मेरा दिमाग हिल गया, वाह। उसके बाद मैंने सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड वाली किताब पढ़ी। उसके बाद मैंने उसके प्रोग्राम अटेंड किए। मेरे खुद के ऊपर मैंने माइंड पावर का इस्तेमाल किया, मेरा जीवन में बदलाव आया। सिंपल मेटाफोर से कहे तो अलादीन के जादुई चिराग की कहानी सबने सुनी है। अलादीन नाम का एक आदमी था, उसके पास एक चिराग था, घिसने से जीनी प्रकट होता था और जीनी बाहर निकल के क्या कहता था, हुक्म मेरा आका। एक्चुअली लोगों को पता नहीं कि वो हमारे मन की कहानी है। उसमें जो चिराग है वो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, और अलादीन है वो कॉन्शियस माइंड है, और जीनी है वो सबकॉन्शियस माइंड है। संघर्ष जीवन में है ही नहीं, हमें संघर्ष क्रिएट किए है अज्ञानता की वजह से। एक बार राइट ज्ञान मिल गया, नॉलेज मिल गया, तो फिर संघर्ष है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या लिमिटलेस ब्रेन लैब से। आज का जो एपिसोड है वो आपकी जिंदगी 100%, मैं कभी भी 100% गारंटी से किसी भी एपिसोड में नहीं बात करती हूँ, लेकिन आज का ये एपिसोड आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आप कोई भी चीज़ का ड्रीम कर रहे हो, आपकी ड्रीम जॉब, आपकी ड्रीम कार, आपका कोई भी ऐसा मैनिफेस्टेशन का जो पूरा नहीं हुआ, ऐसा सपना, ऐसा ड्रीम, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अवचेतन मन के जादूगर से, द सबकॉन्शियस माइंड्स मैजिशियन, अ फेलो डॉक्टर एंड अमेजिंग जेंटलमैन, जो मैंने जिसका सेमिनार अटेंड किया था कई साल पहले। मैं 9th ग्रेड में थी जब मैंने ये सेमिनार अटेंड किया। आज भी ऐसे के ऐसे चित्रवत वो सारी मेमोरीज मुझे अभी भी आई कैन जस्ट रिप्रोड्यूस दैट। और वो इसलिए क्योंकि वो जब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे थे कई सालों पहले, जामनगर में हाउसफुल था, वहाँ पे मैं एक 9th ग्रेड की छोटी सी बच्ची जब ये देख रही थी, तब से मैंने ठान लिया था कि इस मन के बारे में मुझे भी जानना है और मेरी ज़िंदगी मुझे मन को समझ के, मन को जीत के जीतनी है और आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही एक डॉक्टर जो पहले एमडी के कम्युनिटी मेडिसिन में प्रैक्टिस करते थे, जो प्रोफेसर भी रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर से आज हम बात करेंगे। वो एक केवल पीक परफॉर्मर नहीं है, लेकिन सुनिए उन्होंने क्या किया है। आप और मैं शायद कई जन्म लगा लेंगे इतनी सारी खूबियां पाने में। सबसे पहला उनका जो मन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 45 कंट्रीज में हो चुका है। इवन टू दैट एक्सटेंट स्टटगर्ड यूनिवर्सिटी जर्मनी में भी उनके प्रोफेसरों को भी उन्होंने सिखाया है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स, काफ़ी सारे ऐसे अलग 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 सेमिनार्स वो मन के बारे में कई सालों से रह रहे हैं। और पिछले लास्ट उसमें उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एजलेस बॉडी का प्रोग्राम किया। अब वो क्यों किया? क्योंकि उन्होंने खुद एट द एज ऑफ 70 ईयर्स स्काई डाइविंग करा। एट द एज ऑफ 70 ईयर्स एक पायलट का, फ्लाइंग का लाइसेंस लिया। अब हम समझते हैं एज इज अ लिमिटेशन, बट फॉर हिम उनके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। उन्होंने काफ़ी साल एक बॉडी को ठीक करने में लगाए, उसके बाद उन्होंने दिल को समझा, बाद में उन्होंने आत्मा को भी समझा, और फिलहाल जो वो काम कर रहे हैं वो पातंजलि सूत्र पे काम कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम कहीं नहीं जाना, क्योंकि मन से शुरू करेंगे। मन कहाँ होता है, उन्होंने अपने मन को कैसे ट्रेन किया। उन्होंने कई सारे ऐसे बिजनेसमैन को भी ट्रेन किया है जहाँ पे उन्होंने हजारों करोड़ कमाए हुए हैं। तो आपको भी अगर ये सब कुछ करना है तो आपके मन को समझना जरूरी है। तो मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या, एक न्यूरोलॉजिस्ट, और लिमिटलेस ब्रेन लैब जो है वो पूरे ऐसे पीक परफॉर्मर्स को स्टडी करता है, उनके जो सीक्रेट्स है वो आप तक पहुंचाता है। क्योंकि वो सीक्रेट अब हमें सीक्रेट नहीं रखना है, सबसे शेयर करना है, क्योंकि सबका अधिकार है कि इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को जैसे ही अगर हम समझ लेंगे तो उस पे हम जीत भी पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी, मज़ा आ गया आपकी बातें सुनकर जी। तो बहुत वेलकम। और ऑडियंस आज हमारे साथ जुड़ी हुई है इस पूरे कॉन्वर्जेशन में। आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि सबके मन को आप पूरा बदल देंगे। तो कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आपकी इस जर्नी से। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपको माइंड पावर में इंटरेस्ट कैसे आया। पहले बात तो ये है कि मैं जैसे मेडिकल डॉक्टर का काम करता था तो आई वॉज नॉट हैप्पी। लगता था क्या रूटीन ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी है क्या। वैसे लोग डॉक्टर बनने के लिए अभी भी कितने सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं। मैं बनने के लिए वैसा किया था, बनने के बाद लगा ये ऑर्डिनरी लाइफ है। फिर मुझे पढ़ने का शौक था और एक किताब मेरे हाथ में आई, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। आज से 40 साल पहले वो किताब पढ़ के मेरा दिमाग हिल गया, वाह, मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड वाली किताब पढ़ी। उसके बाद मैंने उसके प्रोग्राम अटेंड किए।
मेरे खुद के ऊपर मैंने माइंड पावर का इस्तेमाल किया, मेरा जीवन में बदलाव आया, मेरी फैमिली को सिखाया, उनके जीवन में बदलाव आया। तो सीखता गया, एक्साइट होता गया, रिजल्ट पाता गया। एक बार मुझे मौका मिला एक यूथ कैम्प में ऐसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को सिखाने के लिए। ये 35 साल पहले की बात है। जैसे मैंने सिखाया तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, बोर्ड में लिख के कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा लिख के, तब के ज़माने की बात है। और जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ पूरा ऑडियंस मेरे पीछे ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए। मैं तो हैरान हो गया कि क्या हो गया, मैंने क्या जादू कर दिया। 1 घंटा तक मैंने ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ दिया। तब से मुझे 2 चीज़ समझ में आई कि ये सब्जेक्ट सबको पसंद आता है और सबको ज़रूरत है। दूसरी बात है कि मैं इसको आसानी से सिखा सकता हूँ। तब से मैंने मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया कि मुझे करोड़ लोगों तक ये माइंड पावर सिखाना है। बाद में तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई, पूरा गुजरात, बाद में पूरा देश, फिर पूरी दुनिया। फिर लोग मेरे से मांगते गए कि सर आप जो भाषा में सिखाते हो वो भाषा में कोई पुस्तक मिल नहीं रहा है, आप एक किताब लिखो। तो नियरली 8-10 साल की ट्रेनिंग के बाद मैंने पहली किताब लिखी, प्रेरणा का झरना। पहले ही दिन से आज तक वो बेस्ट सेलर बनी रही, जो 10 लैंग्वेज में अवेलेबल है। और गुजरात में 100 साल का रिकॉर्ड है कि 15 लाख कॉपी गुजराती भाषा में कोई नहीं बिकी है, मेरी बिकी है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा सब्जेक्ट मैंने दुनिया को दिया जो सबको ज़रूरत थी मगर किसी के पास था नहीं। और मेरी सिंपल लैंग्वेज की वजह से लोगों को पसंद आया और मुझे भी फ़ायदा हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ। और एक ऑर्डिनरी डॉक्टर में से मैं एक वर्ल्ड क्लास माइंड ट्रेनर बन गया। और फिर तो मंजिलें और भी स्टार्ट हो गया, बहुत सारी मंजिलें मैंने देखी, क्या मज़ा आया। बहुत बहुत बढ़िया। तो आपने 130 किताबें लिख ली, वो तो जाहिर सी बात है माइंड पावर से ही होगी, क्योंकि बिना माइंड के पावर। माइंड पावर के अलावा भी मैंने लिखी है, चक्र बैलेंसिंग है, मनी के ऊपर लिखी है, हेल्थ के ऊपर लिखी है, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर लिखी है, Amazing. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ऊपर लिखी है, बहुत सारे सब्जेक्ट। तो सर मन क्या है? तो जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की भाषा में बात करें तो दिमाग है वो हमारा हार्डवेयर है, मन हमारा सॉफ्टवेयर है। दिमाग स्ट्रक्चरल पार्ट है, मन है वो फंक्शनल पार्ट है। जो हम सोचते हैं वो मन सोचता है, मगर ये सोचने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जिसको हम दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो मन एक एनर्जी है और ये एनर्जी को अच्छी तरह से समझे और उसका इस्तेमाल करे तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो मन की कोई सीमा, लेंथ, ब्रेथ ऐसा होता है कि मन नहीं, को कैसे साइंटिस्ट एनर्जी दिखती नहीं है। देखिए एनर्जी और पदार्थ में क्या फ़र्क है। एनर्जी जैसे बिजली एनर्जी है और वायर है वो पदार्थ है। वायर दिखता है मगर उसमें से पास होने वाली बिजली दिखती नहीं है। एनर्जी को नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, नहीं टच कर सकते, नहीं फ़ोटो निकाल सकते, नहीं काट सकते, नहीं ऑपरेशन कर सकते, नहीं नाश कर सकते। हमें साइंस में सिखाया गया है कि एनर्जी के साथ ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक एनर्जी का दूसरे में रूपांतर होता है, नहीं ट्रांसफ़र होता है। तो मन को नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, जबकि दिमाग एक पदार्थ है तो उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। ऊपर वाले ने हमको दोनों दिया है, मगर जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो मन होता है। जो हमारे 2 मन होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, वही। तो थोड़ा सा बता दीजिए कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस हमारे 2 मन होते हैं। वैसे प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया के सफल से सफल इंसान ने भी अपनी मन की शक्तियों का 10% से ज़्यादा कभी इस्तेमाल नहीं किया। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा ऐसा क्यों, 10% से ज़्यादा क्यों नहीं। फिर जब मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि 90% पावर तो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं और कॉन्शियस माइंड का 10% का भी 10% इस्तेमाल करते हैं। यानी 1% इस्तेमाल करके भी लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो 10%, 20%, 30% यूज़ किया तो क्या हो सकता है, स्काई द लिमिट। फिर मैंने सीखा, लोगों को सिखाया। तो दोस्तों अगर आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, आपको पूरे करना है, तो 10% वाला जो कॉन्शियस माइंड है उससे बाहर निकल के सबकॉन्शियस माइंड के पावर को भी इस्तेमाल करना सीख लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो आप हमें कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स बता दीजिए, अब वो सबकॉन्शियस माइंड को हम हैक कैसे करें। आज की जैसे ज़िंदगी चल रही है, सब लोग स्ट्रेस में बिताते हैं, और अगर हम ब्रेन की बात करें तो फास्ट ब्रेन रिदम जो होता है बीटा, मोस्टली लोग बीटा में रहते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, मतलब उनका जो कॉन्टैक्ट है सबकॉन्शियस से या अवचेतन मन से वो काफ़ी दूर हो रखा है। तो उनको क्या अपने रोज़मर्रा की डेली प्रैक्टिस में लाना चाहिए, या कोई ऐसी सीक्रेट टिप्स जो आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं जो हमारी ऑडियंस तक आज आप पहुंचा सके। सिंपल मेटाफोर से कहे तो अलादीन के जादुई चिराग की कहानी सबने सुनी है। अलादीन नाम का एक आदमी था, उसके पास एक चिराग था, घिसने से जीनी प्रकट होता था और जीनी बाहर निकल के क्या कहता था, हुक्म मेरे आका। तो अलादीन की जो भी इच्छाएं थी वो पूरी करने के लिए उनके पास जीनी था। उसकी तो 3 इच्छाएं थी, मगर हमारी तो 300 इच्छाएं होती है। मगर हम ढूंढते रहते वो चिराग को,
एक्चुअली लोगों को पता नहीं कि वो हमारे मन की कहानी है। उसमें जो चिराग है वो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, और अलादीन है वो कॉन्शियस माइंड है, और जीनी है वो सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। करना क्या है कि वो स्लीपिंग जायंट को जगाना है और ऑर्डर देना है। जगाने के लिए क्या करना है, कॉन्शियस माइंड पे काम करना है, कॉन्शियस माइंड को शांत करना है। बीटा स्टेट से हमें अल्फा स्टेट तक जाना है। बीटा स्टेट पे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। जैसे उसको शांत करेंगे मेडिटेशन या रिलैक्सेशन के जरिए, तो हम अल्फा स्टेट में जाएंगे जहाँ ये जीनी जाग जाएगा। और जैसे जीनी जाग जाएगा आपको ऑर्डर करना है। और ऑर्डर करने की बहुत सारी भाषा है, उसमें दो मेन भाषा है जो सबको इजीली पता है और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है चित्र की भाषा, दूसरी है शब्दों की भाषा। चित्र की भाषा यानी हमें कल्पना करनी है, विजुअलाइजेशन करना है। यहाँ पे भगवान ने हमें मेंटल स्क्रीन दिया है, इसके ऊपर हमें चित्र देखना है, कल्पना चित्र यानी विजुअलाइजेशन। ये चित्र की भाषा है। जो भी चित्र आप देखोगे वो आपके जीवन में हकीकत बनेगा, यानी जो भी विजुअलाइज करोगे आपके जीवन में हकीकत होगा। दूसरा आपकी भाषा शब्दों की, जो भी बोलते हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड सुनता है। तो एफर्मेशन, डेली जो भी भाषा हम बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो हकीकत बन जाती है। तो दोस्तों, आपको जो भी चाहिए डिसाइड कर लीजिए क्या चाहिए, उसके अनुरूप आप विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति को काम पे लगाइए, और एफर्मेशन यानी स्वसूचन देना शुरू करिए अपने आप को। एक बार जीनी के पास ये ऑर्डर चला गया, फिर जीनी की जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए प्लानिंग करे, आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करे, आपको हिंट भी दे कि क्या करना है आगे। बस आपको उसके बाद सिर्फ एक्शन लेना है, राइट एक्शन, और आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मैं छोटा था, गरीबी में रहता था, पत्रे के घर में रहता था। एक रूम में हम 9 लोग रहते थे। मेरी शादी हुई तब मैं पत्रे के घर में मेरी वाइफ को लेके गया था, सोच लो। और मेरा भाई IAS हुआ तब तक वो पत्रे के घर में रहते थे। तो वहाँ से लेके आज मैंने इतनी सारी लग्जरी एंजॉय किया, सब नाम कमाए। मोदी साहब से लेके सभी VIP मुझे जानते हैं। इतने लाखों लोगों के जीवन में मैंने परिवर्तन लाया। ये सब कुछ ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर से किया है। मेरे भी सपने पूरे हुए, मेरी वजह से लोगों के भी सपने पूरे हुए। अगर आप इसको समझ लोगे कि ये जीनी को जगा के कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। बस यही कहता हूँ। संघर्ष जीवन में है ही नहीं, हमें संघर्ष क्रिएट किए है अज्ञानता की वजह से। एक बार राइट ज्ञान मिल गया, नॉलेज मिल गया, तो फिर संघर्ष है ही नहीं। जब तक मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना नहीं था तब तक मेरे जीवन में संघर्ष था। जैसे मैंने वो किताब पढ़ी और इस्तेमाल करना शुरू किया, अब संघर्ष नहीं है। मेहनत करता हूँ मगर मुझे कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा और मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नॉर्मल मेहनत से मुझे जो चाहिए वो पा लेता हूँ। बस हमें लोगों को यही सिखाना है कि संघर्ष से निकल जाओ बाहर, अपनी शक्तियों को जानो, सही इस्तेमाल करो, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। मुझे जैसे ही आप बता रहे हैं तो डॉक्टर डेविड हॉकिंस का स्टडी याद आ रहा है। उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैप दिखाया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फोर्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर। तो ज़्यादातर लोग जो है वो और ज़्यादा काम, और ज़्यादा स्ट्रेस, और ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। हालांकि जो आप बात कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के पास तो जीनी जितना पावर है। तो आई एम गोइंग टू बैक ट्रैक। मैं आपको अफर्मेशन के बारे में थोड़ा सा और पूछती हूँ कि राइट तरीका क्या होता है अफर्मेशन करने का। और उसके पहले लोगों को आपने जो बखूबी बताया कि क्लियर होना कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना आप कंफ्यूजिंग चीज़ें दोगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मान लो अगर आपके पास कोई पासवर्ड है, उस पासवर्ड में आप यहाँ से वहाँ भी कर देते हो तो आपकी कोई फाइल नहीं खुलती है। वैसे क्लैरिटी रखना कि मुझे क्या चाहिए, तो ये जो चाहिए उसमें कोई नाप तोल होता है कि मुझे इतने टाइम तक का सोचना है या और लंबा सोचना है, तो थोड़ा सा बता दीजिए। वेरी गुड। पहली बात है कि गोल सेटिंग के बारे में बताते हैं। व्हाट इज़ गोल, मुझे क्या चाहिए, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए, ये 3 सवाल का जवाब ये गोल होता है। जितना आपके पास क्लैरिटी होगा उतना अच्छा है। ज़्यादातर लोग गोल डिसाइड करते हैं मगर टाइम लिमिट नहीं देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को टाइम लिमिट देना है। दूसरी बात है कि टाइम लिमिट बिलीवेबल होनी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल, आज आपने मेरा प्रोग्राम देख लिया, आप घर में साइकिल या स्कूटर है और सोच लिया कि मर्सिडीज़ लेनी है और 1 साल का गोल रखा, तो साइकिल से मर्सिडीज़ में 1 साल तो कम पड़ेगा, 10 साल 20 साल हो सकता है। एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है मगर वो 50-60 साल के बाद बन सकता है। ऐसा नहीं कि अभी जितने भी चाय वाले सोचे कि मैं 1 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। देयर इज़ नेवर ए इलॉजिकल गोल, इट इज़ ऑलवेज ए इलॉजिकल टाइम लिमिट। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, एक्साइटमेंट में टाइम लिमिट शॉर्ट रख देते हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर फ्रस्ट्रेट होता है, बोलते हैं सब बकवास है, मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता है। बट टाइम लिमिट शुड बी बिलीवेबल। मान लो आपके पास अभी महीने का ₹1,00,000 की इनकम है, आपको ₹1 करोड़ कमाना है, हो सकता है बट कल नहीं होगा, 5 साल के बाद 10 साल के बाद होगा।
तो जब भी कोई गोल रखो तो अपने बिलीफ सिस्टम के साथ चेक करो कि क्या मेरी बिलीफ सिस्टम क्या बोल रही है कि ये इतने समय में होगा कि नहीं होगा। अगर बिलीफ सिस्टम बोलता है नहीं ये समय में नहीं होगा, तो आइदर यू चेंज योर बिलीफ सिस्टम या चेंज योर पीरियड कि ये होगा। मगर प्रूव किया है कि एक माछीमार का लड़का एक मिसाइल मैन बन के प्रेसिडेंट बन सकता है, एक पकौड़े बेचने वाला अंबानी बन सकता है। कहने का मतलब कि कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है, सिर्फ उसको परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए, सिस्टम से चलना चाहिए, रिजल्ट सबको मिलता है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि लोग इलॉजिकल गोल की बात वो नहीं है, इट इज अबाउट द इलॉजिकल टाइमलाइन। तो टाइमलाइन को भी अच्छे से सेट करना चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड को टाइम के साथ ही कहना है। मैंने एक फिल्म देखी थी ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान विजुलाइज करता है हाथ में वो मेडल लेके के फिल्म फेयर अवार्ड, मगर उसने टाइम लिमिट नहीं दिया था, अगले जन्म में मिलता है। ये विजुलाइजेशन अगले जन्म तक भी जाता है, क्योंकि वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक आत्मा, मेमोरी की हार्ड डिस्क वहाँ रहती है। तो मरने के बाद हमारा आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, तो मेमोरी साथ में लेके जाता है। तो मेमोरी अंदर आपके विजुलाइजेशन के पिक्चर भी पड़े हैं, तो कभी कभी अगले जन्म में मैनिफेस्ट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये कहो कि 5 साल में 10 साल में एटलीस्ट ये कहो कि ये जन्म में चाहिए, नहीं तो शाहरुख खान को ऐसा हुआ अगले जन्म में मिलेगा। नहीं, सही बात है, लोग क्लियरली ये डिफाइन नहीं करते हैं और फिर विजुअलाइजेशन का भी फिर इतना वो नहीं, रिजल्ट्स नहीं आते। तो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं, आपने कहा कि हमें बीटा स्टेट से बाहर निकल के अल्फा में जाना होगा, थोड़ा सा और डीपर थीटा में जाना होगा। तो रोज़मर्रा की लाइफ में इतनी भगदड़ मची है, इतना स्ट्रेसफुल काम है, सब लोग काम 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 करे जा रहे हैं, तो और सोशल मीडिया उसके ऊपर जहाँ पे एक सिंगल फ्रीक्वेंसी आ रहा है। सो ऐसे उसमें जिसको रियली जो ये एपिसोड देख के बोल रहा है कि नहीं आज से मेरी लाइफ तो बदलने ही वाली है, तो उनको स्टार्ट में क्या करना होगा? व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेप? मुझे 1 2 3 आप पूरे स्टेप्स बता दीजिए। सबसे पहले बात तो है कि जितना भागदौड़ करोगे, संघर्ष करोगे, स्ट्रेस में रहोगे, स्ट्रेस वाले काम करोगे, उतना फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा। और सिंपल सिद्धांत है, जितना हाई फ्रीक्वेंसी इतना सबकॉन्शियस माइंड शांत, जितना लो फ्रीक्वेंसी उतना सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव। अगर आप ये 90% पावर यूज़ करना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी को लो करो। उसके लिए सबसे पहले कि अननेसेसरी गोल नहीं रखो। मैंने ऐसे लोग देखे मेरे प्रोग्राम में आते हैं, मैं पूछता हूँ गोल क्या है, बोले 5,000 करोड़ कमाना है। अच्छा, अच्छी बात है, मिलेगा तुम्हें, मगर मुझे पहले बताओ कि तो ये 5,000 करोड़ कहाँ यूज़ करेगा, कैसे करेगा? तो तेरे पास यूज़ करने का कोई प्लान है? नहीं है तो 5,000 करोड़ के पीछे भाग के गलत काम में ही चला जाएगा। तुम्हें जितना ज़रूरत है उतना लिखना तुम। तो पहले बात है कि अननेसेसरी गोल मत लिखो, अननेसेसरी शॉर्ट टाइम लिमिट मत रखो कि मुझे 1 साल में करोड़पति बनना है, जब आप 10,000 में 20,000 में नौकरी कर रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस आएगा ऐसा। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है कि आप ये मत करिए। तो आपका गोल सही होना चाहिए। दूसरी बात है कि कितने लोग हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं करते, वो है अपना विज़न बोर्ड बनाने का। विज़न बोर्ड होता है तो एक डेफिनेट पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जाता है। विज़न बोर्ड नहीं बनाया तो फिर क्या होता है कि हर टाइम अलग अलग पिक्चर जाता है, सबकॉन्शियस माइंड कन्फ्यूज हो जाता है। विजुलाइज करते हो तो आपको ये देखना है कि अभी ऑलरेडी आपको रिजल्ट मिल चुका है, ऐसा विजुलाइज करना है, फील करना है। वैसे मैं लैंग्वेज बताओ तो 3 टाइप की लैंग्वेज लोगों को समझनी है। मैं धनवान बन चुका हूँ, ये विजुलाइज करना है आपको, और डेली एफर्मेशन लिखना है, मैं धनवान बन रहा हूँ, डे बाय डे मैं रिच बन रहा हूँ, ये एफर्मेशन होगा। लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते। और बिलीफ चेंज के लिए जो एफर्मेशन होता है वो धनवान बन सकता हूँ, ये तीनों में फ़र्क है। लिखना ज़रूरी है कि मन में भी नहीं, सोच बोलो सकते हैं? मगर लिखोगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि सिर्फ बोलते रहोगे तो माइंड भटक जाता है। लिखोगे तो ऑडियो विजुअल इंप्रेशन भी जाती है, लिखते हो तो दिखता है, तो आप ज़्यादा एंगेज रहते हो। लिख के बोलोगे तो वो अच्छा है। डेली 1 पेज भर के लिखो तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मैंने एक थोड़ा सा सूत्र बनाया है इसके लिए, मैंने अभी किसी से शेयर किया था। मैंने कहा थिंक इट, इंक इट, लिंक इट एंड सिंक इट। वाह, तो सारा अपने आप लिंक हो जाता है उसके साथ। नहीं, लिखने तो अच्छा ही है, बहुत बढ़िया बताया। और विजन बोर्ड नहीं बनाते वो गलती करते हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर विजन बोर्ड बनाएंगे और विजुलाइज करेंगे तो 90% चांस है कि आपका सपना पूरा होगा। और अगर विजन बोर्ड नहीं बनाएंगे, सिर्फ विजुलाइज करोगे तो 10% चांस है कि आपका सपना पूरा होगा। ये स्टडी हुआ है, इतना फर्क होता है। अच्छा। इसलिए विजन बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो विजन बोर्ड मैंने बना लिया, मैंने थोड़ी सी अपनी फ्रीक्वेंसी को काम में कन्वर्ट कर दी। रोज़ कितना मुझे मेडिटेशन या एटलीस्ट अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा थोड़ा सा स्लोइंग करने के लिए, और बिलीफ के साथ बैठना पड़ेगा। और बिलीफ के साथ, बिलीफ हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक है। और एक बार आपने गोल सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड समझ लिया,
और विजुअलाइज में बैठे फिर लॉजिक को बीच में मत लाओ। लॉजिक है ना, वो ऑब्स्टेकल है विजुअलाइजेशन में, चित्र को डिस्टर्ब कर देता है। एक बार डिसाइड करने के बाद नो लॉजिक कि अब मर्सिडीज मिलेगी कि नहीं, डिसाइड कर लिया, गोल लिया, फिर मर्सिडीज आपके हो चुके हैं ऐसा फील करना शुरू करो। अच्छा, और डॉक्टर साहब क्या होता है कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो बचपन से ब्लॉक से गुजरते हैं। अब जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारा 0 to 7 ईयर्स में सबसे पावरफुल रहता है, जब हम थीटा स्टेट में रहते हैं, जब लोग बच्चे पेरेंट होते की हैं। तरफ से, टीचर की बिल्कुल, तरफ से डाल दिए जाते, बहुत ज़्यादा डाल दिया, सोसाइटी की तरफ से डाल दिया, ऐसे नहीं कर सकते नहीं हो कर तुम, सकता है। और पैसे थोड़ी ट्रीज पे उगते हैं, ये सारा जनरल उसमें रहता है। तो हम वो ब्लॉक्स के साथ ही हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें उस ब्लॉक्स को पहले इरेज करना है बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट स्टेप? पहली बात तो है ब्लॉक क्या है, ये बिलीफ है। एक कहानी आपने सुनी होगी, बहुत लोगों ने सुनी है, कि हाथी का बच्चा जब सर्कस में आता है तो उसको बड़ी चेन से बांध के रखते हैं। वो छुड़ाने की कोशिश करता है, निकलता नहीं है, फिर वो अपनी कोशिश बंद कर देता है, फिर पतली रस्सी से बांध देता है। वो कोशिश करता है, नहीं पता है कि ये बंधन मेरे से टूटेगा नहीं। तो हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, बचपन में हमें यही कहते हैं, तू छोटा है, रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। इतनी बार हम सुन चुके हैं कि हमारी वो बिलीफ बन जाती है। रिपीटेड एफर्मेशन से हमारी बिलीफ बनती है। 50 बार हमने सुन लिया तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तो फिर हमने मान लिया कि हम गधे हैं। तो ये बिलीफ हमें बाद में बड़े होने के बाद बताता है, जा तुझे करना है कर, मगर तब तक वो बंधन हमने यहाँ रख दिया है, तो फिर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना है कि जो गोल के ऊपर काम कर रहे हैं उसके लिए आपकी बिलीफ सिस्टम कैसी है। जैसे मुझे धनवान बनने का शौक़ था, मगर बचपन में मेरी बिलीफ हो गई थी कि मैं धनवान नहीं बन सकता हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। मेरे फादर ने ज़िंदगी भर नौकरी किया, मेरे ब्रदर ने किया, मैंने भी 30 साल नौकरी किया, मेरी बिलीफ की वजह से कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा कि मैं धनवान नहीं बन सकता हूँ। एक ज्योतिष ने मुझे बोला था, तुम्हारी उंगली के बीच में जगह है ना, पैसा आएगा नीचे से निकल जाएगा, और मैंने मान लिया था। तो पैसा आते थे, मैं सऊदी अरेबिया में कमा रहा था, मेरी बढ़िया तनख्वाह थी, मगर बचत नहीं होती थी, वैसा कि वैसा रहा मैं। बाद में मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझा, तब पता चला कि मेरी बिलीफ मुझे धनवान बनने से रोक रही है। फिर मैंने अपनी बिलीफ को चेंज किया, तो फिर मैं धनवान बन गया। वो कैसे चेंज करते हैं? वो क्या हमें डिलीट करना पड़ता है पास्ट की पहले तो subconscious बिलीफ को चैलेंज करनी पड़ती है, उसको वीक करना पड़ता है। कोई दुश्मन हमारे घर में आता है, उसको भगाना है, तो मार के उसको थोड़ा सा अपंग बना देना है, तोड़ देना है, बाद में धक्का मार के उसको फेंक दो। तो वैसा ही है। तो बिलीफ क्या होती है कि इट इज़ ए परमानेंट ट्रूथ फॉर अस, कि यही सही है। जैसे रिलीजन इज़ ए बिलीफ, हमें बचपन में कहा जाता है यही हमारे भगवान है, यही हमारे भगवान है, यही हमारे भगवान है। फिर एक बार हमारे अंदर घुस गया, बाद में हम चैलेंज नहीं करते कि ये रियल में हमारे भगवान है कि नहीं, मेरा भगवान ये है तो उनका वो क्यों है, सबका एक क्यों नहीं है, क्योंकि वो बिलीफ में चला जाता है। वी डोंट चैलेंज इट। तो सबसे पहले बिलीफ को वीक बनाने के लिए चैलेंज करो कि यही भगवान है और दुनिया में कोई भगवान नहीं है, बाकी अलग रिलीजन वाले का वो भगवान नहीं है, तो इतने सारे भगवान कैसे हैं, तो ये भगवान मेरे कैसे हुए। ये तो धर्म की बात कर रहा हूँ, वैसे हर चीज़ की। जैसे धनवान बनने की बात है कि मैं धनवान नहीं बन सकता, तो फिर मैं अपने आप को पूछता गया क्यों नहीं बन सकता, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ, और अनपढ़ लोग बन सकते हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके बिलीफ को वीक बनानी है, बिलीफ को क्वेश्चन डालने हैं, उससे वीक हो जाएगी। बाद में हमें उससे ऑपोजिट एफर्मेशन देना है कि मैं धनवान बन सकता हूँ, मैं धनवान बन सकता हूँ। क्योंकि मेरी पहले की बिलीफ क्या थी कि मैं धनवान नहीं बन सकता हूँ, तो मैंने उसका डाउट क्रिएट करके बिलीफ को वीक बना दिया, उनके जड़ को हिला दिया, अंदर बैठी थी उसको। बाद में एफर्मेशन देना शुरू करता हूँ। ऐसी रिसर्च हुई है 21 डेज तक डेली 21 एफर्मेशन देने से वो आपकी बिलीफ चेंज हो जाती है। तो अलग अलग एफर्मेशंस होते हैं सेम कि same एफर्मेशन, affirmations? जैसे धनवान का एक एफर्मेशन है। मेरी एक बिलीफ ऐसी थी कि मैं धनवान नहीं बन सकता हूँ, तो मैं डेली लिखता था मैं धनवान बन सकता हूँ, धनवान बन सकता हूँ। 21 एफर्मेशन डेली फॉर 21 डेज। तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बन जाते हैं। पहले नहीं धनवान वाले ट्रैक थे वो डिलीट हो जाते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी में जैसे हम सिखाते हैं, तो नए ट्रैक बन जाते हैं धनवान बनने का। एक बार वो ट्रैक बन गया, बाद में वही दिशा में हम सोचने लगते हैं, और जो दिशा में सोचने लगते हैं वो विजुअलाइज होने लगता है। बेसिकली क्या होता है, वी नेवर थिंक इन ओनली वर्ड, वी थिंक इन पिक्चर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि नरेंद्र मोदी के बारे में सोचो, तो आपके कपाल के ऊपर आपको नरेंद्र मोदी का चित्र दिखेगा। तो जो भी हम सोचते हैं ऑटोमेटिक चित्र बनता है, और जो चित्र बनता है वो विजुअलाइज हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। तो वैसा ही है, जब आप सोचने लगते हैं कि मैं धनवान बन सकता हूँ, तो धनवान बनने के चित्र भी बनते हैं, तो हमारे पूरे न्यूरॉन चार्ज हो जाते हैं, और फिर वही दिशा में हमें लेके जाते हैं जहाँ हम अच्छा काम करके धनवान बन सकते हैं।
तो यही रास्ता है। सो काफी लोगों को हमारा जो वायरिंग होता है वो नेगेटिव होता है, कुछ Negative भी होता है है। तो नेगेटिव एक वेलक्रो की तरह होता है, को नेगेटिव तो अंदर चिपक ही जाता है और पॉजिटिव होता है वो टेफलॉन की तरह होता है, भी एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि built-in नेगेटिव mechanism जल्दी है। चिपकता है, Yes. पॉजिटिव जल्दी नहीं तो चिपकता है। उसको कैसे निकाला जाए? वही पॉजिटिव एफर्मेशन पॉजिटिव के जरिए, एफर्मेशन बिल्कुल। से ही। तो जैसे जैसे वो जैसे आता गया हमने उसको चैलेंज करते गए, हम एफर्मेशन लिखते गए, हम उसका चित्र अपने उसमें रखते गए, विजुअलाइज करते गए, फील भी करते रहे कि मैं वो बन रहा हूँ, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस। यस, एवरी बिलीव के लिए 21 डेज कम से कम दो। ओके, कम से कम 21 डेज का खास करो। करके जहां आपको रोक रहा है। मैंने कोई किताब में लिखा है कि अगर आप जो पाना चाहते थे वो अभी तक नहीं पाया तो सोच लो आपके अंदर ही उससे कुछ रोक रहा है, और वो है आपकी बिलीफ सिस्टम। बहुत पाना बढ़िया। चाहते हो, मेहनत करते हो, गोल रखा है, विजुलाइज करते हो, नहीं पा रहे हो, अंदर की बिलीफ सिस्टम आपको रोक रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार डॉक्टर अडिया मर्सिडीज़ की बात कर रहा है, मैं तो सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मेरी मर्सिडीज़ कैसे आएगी? मैं सरकारी नौकरी में मर्सिडीज़ लिया था, मैं सऊदी अरेबिया में था, मेरा एक स्टूडेंट कानपुर में कॉलेज में प्रोफेसर है, उसने मर्सिडीज़ खरीदी है, बेईमानी करके नहीं, ईमानदारी से कमाई है। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक ब्लॉक रहता है कि सरकारी नौकरी वाले मर्सिडीज़ कैसे ले सकते हैं। ये सारे आई थिंक कॉन्फॉर्म सोसाइटियल ब्लॉक्स जो हम पाल के रखते हैं और उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते ध्यान ही नहीं दिया, अभी तक एंड ध्यान देन नहीं वी दिया, फील करेक्ट। कि अरे मुझे और काम करना है, तभी और होगा, तभी ये बचपन से होगा। ये सिखाया जाता है, खूब पढ़ो, डिग्री लो, मेहनत बड़ी करो। नौकरी लो, बड़ा पैकेट लो, फिर खूब काम करो, प्रमोशन लो, जिंदगी उसमें चली जाती है। तो यही सीक्रेट है आपके हेल्थ के लिए भी, हेल्थ पे आ जाते हैं। हेल्थ के लिए हाँ जी। खास है कि हमारा ब्रेन जब हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ना तो हमारे शरीर में रिपेयरिंग स्लो हो जाती है। जब स्लो फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है ना अल्फा थीटा, तो रिपेयरिंग फास्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमें ये थर्मोस्टेट जैसे होता है ना, ऐसा हमें मेडिटेशन या रिलैक्सेशन करके ये फ्रीक्वेंसी को परमानेंटली डाउन कर देना है ताकि हमारे बॉडी में रिपेयरिंग चलता रहे और हेल्दी रहे। कितने पूरे 24 आवर्स में कितना टाइम मेडिटेशन जरूरी है साइंटिफिकली कि ये रिपेयर बनता रहे? क्योंकि आप 75 तो बिल्कुल लगते नहीं है और योर बायोलॉजिकल एज इज मच यंगर, 30 या 40, 10 years यंगर देन व्हाट यू आर। तो ये आपने इसी सबकॉन्शियस माइंड के पावर से किया? बिल्कुल। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि जितने साल की आपकी उम्र है इतना मिनट आपका मेडिटेशन मिनिमम होना चाहिए। अरे वाह। जैसे मैं 75 ईयर्स का हूँ तो मुझे 75 मिनट डेली मेडिटेशन करना चाहिए। 20 साल का है तो 20 मिनट, 30 साल का है तो 30 मिनट। ये आई थिंक दीपक चोपड़ा की कोई किताब है, मैंने पढ़ा था। ओह वंडरफुल। थंब रूल कहते हैं अरे वाह, बहुत इसको। बढ़िया। ज़्यादा करो तो अच्छा ही है। मैं तो अभी उससे ज़्यादा कर रहा हूँ और ज़्यादा करने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त है निशित शाह करके, वो भी 90 डेज मेडिटेशन करके, 90 डेज नॉन स्टॉप मेडिटेशन, कमरे में अकेला बैठ के, ओहो हो। और बहुत बड़ा बिजनेस में बिजनेस बढ़ता जा रहा है और वो मेडिटेशन बढ़ाता जा रहा है। हाँ, यही जो लोग समझते नहीं है कि उनको लगता है कि मेडिटेशन में टाइम वेस्ट क्यों होता है। करें? मैं लोगों को पूछता हूँ वैसे कि मान लो आप 12 घंटा काम करते हो और आपको एक्स अमाउंट कमा रहे हो और आप 1 घंटा मेडिटेशन करो, 11 घंटा मेहनत करो, तो आपकी इनकम का क्या होगा? सब लोग बोलेंगे बढ़ेगी। मैं बोला ठीक है, 2 घंटा मेडिटेशन करो, 10 घंटा काम करो, क्या होगा? बढ़ेगी। फिर मैं पूछता हूँ कैसे बढ़ेगी, तो उसके पास आंसर नहीं है, मगर मेरे पास आंसर है उसका। ये तो पता है कि मेडिटेशन करने से रिजल्ट मिलेगा, आपको जो भी चाहिए ना सब कुछ वहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती हो जाती है। जितना मेडिटेशन ज़्यादा करोगे उससे दोस्ती हो जाती है। और मेरा तो एक मानना है कि बाद में आपको बताना भी नहीं पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड को कि आपकी इच्छा क्या है, वो अपना आप खींच लेगा और आपको वो दिला देगा। हाँ, क्योंकि कोई समझता ना, अरे मैंने अभी सोचा और वो वहां ये पे हो प्रकट गया। हो गया, जैसे अभी तो मैंने यहाँ सोचा भी नहीं और ऐसा हो गया, मेरे लाइफ में तो बियॉन्ड विजुअलाइजेशन होता है। सबकॉन्शियस माइंड से इतनी दोस्ती हो गई है, मैंने तो कभी विजुलाइज भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कोई मुझे कार गिफ्ट करे। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे 20 लाख का कार अचानक गिफ्ट दे दिया। सोचो, ये होता है कि मेरे जीवन में इतना ये हुआ था। मुझे एक बार फॉरेन जाना था, मैं 50 बार गया। और छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आती। अब जैसे इस बार मैं एयरपोर्ट आ रही थी तो मेरा काफ़ी बड़ा बैग था, उसके अंदर ब्रेन स्कैनर था, तो मैं उसको लेके जा रही थी। मैंने कहा अरे मेरे शोल्डर में इंजरी हो रखी है, मैं ऊपर कैसे लगाऊंगी? बिल्कुल मेरे पीछे, और मैंने ये जस्ट सोचा, मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा बंदा मुझे पूछ रहा है क्या मैडम मैं उठा लूँ बैग को? तो मैंने कहा देखो ये दिस इज हाउ द कोहेरेंस एंड कितना होता है मेरे फ्रीक्वेंसीज साथ तो एवरी डे। अब थोड़ा सा मैं इस पे बात करूंगी क्योंकि ऑडियंस ये भी पूछना चाहेगी कि अगर मेरे आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं और कंटिन्यूस
कंटिन्यूअसली मुझे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, बॉस खराब है, एम्प्लॉय का इशू है, स्पाउस का प्रॉब्लम है, फैमिली में इश्यूज है, तो क्या मैं नेगेटिविटी से घिरी हूँ तो मेरा सबकॉन्शियस वो नेगेटिविटी को ही वो इम्प्रेशन बनाते रहेगा? मुझे क्या करना होगा? इट ऑल डिपेंड्स आप कितना मानते हो। देखिए, मेरा तो मानना है कि 90% लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे, जिसके साथ हमें रहना है, घर में भी हो सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं हमेशा कभी कभी जोक करता हूँ कि एक आदमी डॉक्टर के पास गया कि मुझे 100 साल जीना है, मैं क्या करूँ? डॉक्टर बोलता है शादी कर ले। तो सोचने लगा, डॉक्टर शादी करने से मैं 100 साल कैसे जीऊँगा? बोले नहीं, तो 100 साल जिएगा नहीं, 100 साल जीने की तेरी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। दैट्स अ गुड वन, सही बात है, ब्यूटीफुली सेड। तो घर में ही कभी कभी स्ट्रेस होता है, स्पाउस का स्ट्रेस होता है, तो इसको तो हम दूर नहीं कर सकते, मगर हमारा पॉजिटिविटी का सर्कल ऐसा बनाओ, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव बनाओ कि उनकी नेगेटिविटी की इफेक्ट नहीं होती। सो ये बहुत अच्छा बताया आपने कि एप्पल, अगर एक खराब एप्पल होता है और आसपास के एप्पल को भी बिगाड़ देते तो आप उस एप्पल को निकाल देते हो, निकाल देते हैं। तो आपको वहां से डिस्कनेक्ट होना होगा। तो आपको आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव रखना होगा, बहुत positive। बातें भी पॉजिटिव आपको सुननी होगी, जैसे पॉडकास्ट भी अच्छे वाले सुन लिए। अब कई लोग होते हैं कि जी ये अपना क्राइम और ऐसे वाले सीन्स देख चैनल लिए, मत क्राइम देखिए। के चैनल वो कर लिया और फिर बोलते हैं कि ऐसे नाइटमेयर्स आ गए, यू नो। तो जाहिर सी बात है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज कंटिन्यूअसली टेकिंग दोज इंप्रेशंस। कुछ ऐसा बोलते हैं कि 11 मिलियन बिट्स पर सेकेंड इज व्हाट द सबकॉन्शियस टेक्स इन, बट कॉन्शियस ओनली ऑपरेट्स एट 50 बिट्स पर सेकेंड। ये सही है? वो फिल्टर कर देता है ना, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचने ही नहीं देता है। दूसरी बात है कि आपको किसके साथ बात करनी है, किसके साथ काम करना है, ये आपकी चॉइस है। मान लो आपके घर में ही कोई नेगेटिव, उसको नहीं बदल सकते, मगर बाहर किसके साथ काम करना है ये तो आप सोच सकते हैं ना। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव फिल्में देखिए, पॉजिटिव किताब पढ़िए, तो आपके कंट्रोल में है ही। बहुत सारे रेकी वाले मुझे बोलते हैं कि नहीं, आपको सभी को मिलना नहीं चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं। मैं तो 35 साल से सबको गले भी मिलता हूँ, हाथ भी मिलाता हूँ, पब्लिक में घूमता रहता हूँ, मुझे किसी की नेगेटिविटी की इफेक्ट आई ही नहीं, क्योंकि मैंने मेरा पॉजिटिव ऑरा इतना बना लिया है कि मुझे किसी की नेगेटिविटी इफेक्ट करती ही नहीं है कभी भी। बहुत तो मुझे तो अजीब लगता है कि क्यों लोग नहीं जाते, लोग डरते हैं सबको मिलने के लिए। राइट। मैं तो सबको मिलता हूँ, बिंदास मिलता हूँ। और ये कॉन्शियस माइंड पे लोग कैसे काम करें, ये आपने बता दिया सबकॉन्शियस माइंड पे। कॉन्शियस माइंड भी डाउट्स क्रिएट करे जा रहा है, बिलीफ को चैलेंज करने में भी इशू करता है, तो कॉन्शियस माइंड पे क्या करना है? कॉन्शियस माइंड में दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, थिंकिंग एंड लॉजिक। दोनों भगवान ने हमें काम के लिए दिया है, ये दोनों कॉन्शियस माइंड के प्लान है। तो हमें थिंकिंग पॉजिटिव करना है, नेगेटिव करना है, ये हमारी एक आदत होती है। थिंकिंग इज़ ए हैबिट। कोई लोग बचपन से नेगेटिव थिंकर होते हैं या बचपन से ही पॉजिटिव थिंकर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनको बचपन में क्या एनवायरनमेंट मिला है उसके ऊपर। मान लो नेगेटिव थिंकर है तो उसको पॉजिटिव थिंकर बनने का चॉइस है उसके पास। उसके लिए मैंने मन की प्रार्थना करके किताब लिखी थी, जो यूट्यूब के ऊपर है, लाखों लोग देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, हिंदी में है, मन की प्रार्थना। हम ज़रूर इन सारी लिंक्स को यहाँ रख देंगे, तो डोंट वरी, प्लीज़ गो थ्रू एवरी सिंगल थिंग। इफ़ यू आर वेरी सीरियस तो ये ज़रूर हमें नेक्स्ट स्टेप अपने लिए लेना है। तो मन की प्रार्थना बार बार अगर सुनोगे या बोलोगे तो आपका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगा, और नेगेटिव थिंकर है तो पॉजिटिव थिंकर बन जाएंगे। ऐसे मेरे पास लाखों बड़े बड़े लोगों का एग्जांपल है जिन्होंने ये प्रार्थना सुन के अपने जीवन को पॉजिटिव बनाया। तो जो कॉन्शियस माइंड का पावर है उसको पॉजिटिव बनाइए, पहली बात ये है। दूसरी बात है कि बिग थिंकिंग करना शुरू करिए। कभी कभी क्या होता है, हमने छोटे एनवायरनमेंट में बड़े हुए तो बिग थिंकिंग करने में मुश्किल होती है। मैंने डेविड स्वार्ट की वो किताब पढ़ी थी, थिंकिंग ऑफ मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, तब से मेरा बिग थिंकिंग स्टार्ट हो गया था। तो बिग थिंकिंग करिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए। दूसरी बात, लॉजिक बहुत ज़रूरी है, मगर लॉजिक नुकसान भी करता है। लॉजिक कभी कभी हमें रोक देता है। लॉजिक भगवान ने इसलिए दिया है कि हम कोई गलत डिसीजन नहीं ले, इसलिए दिया है, सेफ्टी के लिए दिया है कि कोई गलत डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपना लॉजिक को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लीजिए, और बाद में डिसीजन लेने के बाद लॉजिक को बाजू में रख दीजिए। लोग क्या कर रहे थे, डिसीजन लेने के टाइम पे लॉजिक यूज़ नहीं करते, बाद में सोचते यार मेरा डिसीजन सही था, गलत था, ऐसा होगा वैसा होगा, बाद में लॉजिक स्टार्ट करते हैं। फिर उसका डिसीजन वीक पड़ता है, बाद में एक्शन भी वीक पड़ता है, और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो मैं सबको कहता हूँ कि लॉजिक का जितना इस्तेमाल करना है कर लीजिए, बिफोर डिसीजन नॉट आफ्टर डिसीजन। ब्यूटीफुल। एक सफल इंसान और निष्फल इंसान में क्या फ़र्क होता है? सफल इंसान डिसीजन लेने के पहले लॉजिक यूज़ कर लेता है, जैसे डिसीजन लिया वो डिसीजन सही था वो साबित करने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है। ब्यूटीफुल। निष्फल इंसान क्या करता है, डिसीजन लेता है,
बाद में डिसीजन सही था या गलत था उसके ऊपर सोचना शुरू कर देता है तो फिर एक्शन नहीं ले सकता है। ये दोनों में फ़र्क होता है। राइट, बहुत सुंदर तो ये बताया। देखना है। दूसरी बात यह है कि मेडिटेशन की बात आती है, बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेस में दो टाइप के लोग लीड करते हैं, एक होता है मैनेजर और एक होता है लीडर। लीडर का काम क्या रहता है कि व्हाट टू डू डिसाइड करता है। मुकेश अंबानी लीडर है और बाद में मैनेजर होते हैं। व्हाट टू डू डिसाइड हो गया कि मुकेश अंबानी ने डिसाइड कर लिया कि हमें जियो बनाना है, बस डिसीजन लेना काम उसका है। बाद में वो मैनेजर को पकड़ा देता है कि जियो तुम्हें ऐसे बनाना है, बाद में वो मैनेजर का रोल शुरू होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दोनों रोल करते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। डिसीजन भी खुद लेते हैं, बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने का, आदमी को बोलने का, सिखाने का, सब कुछ वही करते हैं। तो जीवन में एक लेवल से आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं सभी बिजनेसमैन को कहता हूँ, आप डिसाइड करिए आपको मैनेजर बन के रहना है या लीडर बन के। अगर मल्टीपल बिजनेस करना है तो सिर्फ लीडर का रोल करिए, मैनेजर किराए पे मिल जाएगा। या MBA कॉलेज हमारे लिए ही बनाई हुई है, वहाँ से डिग्री वाले आपको बस पैसा फेंको, तमाशा देखो, सही बात। वो आ जाएंगे। IIM के लोग भी आपकी नौकरी करने को आ जाएगा। और ये बहुत अच्छा बताया आपने, बिकॉज दोनों चीज़ों में फिर आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो और आगे आप कुछ कर नहीं पाते हो, बिकॉज यू आर डूइंग बोथ थिंग्स ऑल एट बहुत वंस। दूसरी बात क्या है कि सफल आदमी कौन होता है, जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है, वो सफल आदमी होता है। और कौन ले सकता है, जिनका मन शांत है वो, समझे ना। जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है तो हम गलत डिसीजन लेते हैं। और एक गलत डिसीजन से बिजनेस को क्या नुकसान हो सकता है, वो टाटा का नैनो एक एग्जांपल है। और एक सही डिसीजन से फिर से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनका रेंज रोवर का और इसका जैगुआर का का डिसीजन है। बिल्कुल। तो बिजनेसमैन को तो एक एक डिसीजन कितना फ़र्क कर सकता है। तो बिजनेसमैन को तो मेडिटेशन बहुत करना चाहिए, क्योंकि जितना कॉन्शियस माइंड शांत होगा ना, उतना क्लियर का डिसीजन ले पाएंगे। सर, ब्रीदिंग पे आपका क्या विचार है, ब्रेथ वर्क पे? ब्रीदिंग इज ब्रिज बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। अगर बॉडी से माइंड तक पहुंचना है तो ये ब्रीदिंग आपको काम आता है। और आपको पता है, जैसे मेडिकल डॉक्टर में सिखाया जाता है कि हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, दो टाइप की होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं तो सिंपैथेटिक, जिसमें फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो शांत होता है। तो हमें ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटेड रहनी चाहिए, और उसके लिए बेस्ट है वो डीप ब्रीदिंग। जितना डीप ब्रीदिंग करोगे इतना आपका मन शांत होगा, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगी, बॉडी में हीलिंग होगा, आपको मन की शांति का अनुभव होगा, आप एजलेस रहोगे। ये सब कुछ पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करने के लिए। इसलिए प्राणायाम का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं अभी 1-2 साल से स्टार्ट किया, मुझे पहले इतना इम्पोर्टेंट पता नहीं था, मगर अब मैं देखता हूँ मेरी लाइफ में कितना चेंज है। सर, हमने एक सूत्र बनाया है कि जो पीक परफॉर्मर्स है, जैसे आप भी बोल रहे हो, हम जितने भी इंटरव्यूज लेते हैं सब में ये लागू पड़ा है, वो है मूवर्स। मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग समथिंग पॉजिटिव एंड स्क्राइबिंग नेगेटिव। तो ये सब लोग, जैसे आपने बताया, वो करते ही है। व्हाट अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। तो एजलेस पे आते हैं हमारी और आपकी, मेरे भी एक चैप्टर है एजलेस ब्रेन, और सर और डॉक्टर किन्नरी ने ये लिखी है एजलेस बॉडी। तो व्हाट वाज द विजन, कि क्यों आपको सबको एजलेस बनाना है, या क्या ऐसा आपको प्रेरणा दी आपको इस किताब पे काम करने के लिए? पहली बात तो यह है कि मुझे अभी तक जो भी कॉम्प्लीमेंट मिले ये फील्ड में आने के बाद, दो चीज़ों के लिए, कि साहब कितने सालों से मैं देख रहा हूँ आप वैसे के वैसे ही हो, आप बूढ़े हो ही नहीं रहे हो, यानी एजलेस नहीं हो रहे हो। दूसरा मुझे मिलता है कि आपकी लैंग्वेज बहुत सरल है, आप ऐसी भाषा में बात करते हो कि सब कुछ समझ में आ जाती है। अब मुझे इंग्लैंड से एक आदमी का रिकॉर्डेड मैसेज आया है कि मैं दुनिया के हर बड़े ट्रेनर को अटेंड कर चुका हूँ, टोनी रॉबिन्स की मैंने मास्टर यूनिवर्सिटी लेके रखी है, मगर मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, उसमें जो सिंप्लिसिटी है ना, आई एम इम्प्रेस। मुझे आपको पास ट्रेनिंग लेनी है, पर्सनल मेंटरिंग लेना है, इतने के बाद भी। तो मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिलती है सिंपल लैंग्वेज और ये। फिर मैंने किताब पढ़ी थी दीपक चोपड़ा की, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। सर, मैं इस पे एक बार ये बताना चाहूंगी कि हम सारे लोग इतनी किताबें पढ़ते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड वर्ल्ड वाइड, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र आड़िया जैसे कुछ ही निकलते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि आप एक किताब पढ़ लेते हैं एंड यू गेट सो मच इंस्पायर्ड? कुछ किताबों ने मुझे बहुत जादू किया है, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इकिगाई, ये सभी ने मुझे हाईली इंप्रेस किया है। सबसे पहले इंप्रेस किया मुझे डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो मैंने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। ओह वाओ। तब से मुझे लगा कि किताबें पढ़नी चाहिए और उससे फ़ायदा होता है। ऐसा दीपक चोपड़ा ने अच्छा नाम कमाया उसकी वजह से, और उसकी मैंने किताब पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मगर उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे समझने में, एज ए मेडिकल डॉक्टर मुझे तकलीफ हुई, तो आम आदमी को कितनी तकलीफ होती होगी। और जब मुझे मेरा USP पता चला कि मेरी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, मैं सोचा यही सब्जेक्ट को
मेरे हिसाब से मैं लिखूंगा। ब्यूटीफुल। और ये एजलेस बॉडी का कंसेप्ट लाया। फिर किन्नरी मेरा ट्रेनर बनने का ही ट्रेनर प्रोग्राम में मुझे बोलती है सर मुझे आपके साथ एक किताब लिखनी है, वो भी सेम क्वालिफिकेशन वाली। मतलब मेरा एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मैं तुम्हारे साथ लिख सकता हूँ, एजलेस बॉडी। बोलते हैं मैं रेडी हूँ। वंडरफुल। तो फिर मैंने उसको प्रोजेक्ट दिया, काम दिया, 80% मेहनत उसकी है, मैं गाइड करता रहा। 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़े हमने एजलेस के ऊपर, और फिर हमने किताब लिखना शुरू किया। आप लोगों को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप हमें बस 3 टिप्स दे दीजिए कि ये एजलेस बॉडी हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इंटेंशन क्रिएट करिए कि मुझे यंग रहना है, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड चला जाएगा। दूसरी है डिसिप्लिन लाइफ, इरेगुलर लाइफ नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, बस मन को शांत करते जाइए। ये 3 चीज़ें ऐसी है जो आपको लाइफ में एजलेस बना देगी। वैसे बहुत सारी चीज़ हमने डिटेल में लिखी है। क्योंकि हम काफ़ी बार इंटेंशन बाय एरर ऐसा बनाते हैं, जैसे कि अरे मैं इतना थोड़ी चढ़ सकती हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, हम बार बार ऐसा बोल देते हैं, अरे मैं अब थक गई, मेरी तो उम्र हो गई है। तो ये भी तो एक सबकॉन्शियस पे कमांड ही तो जा रहा है, रॉन्ग कमांड जा रहा है, है। पॉजिटिव कमांड दीजिए। मुझे याद है रमेश ओझा भाईश्री जो पोरबंदर में रहते हैं, संदीपनी आश्रम, लाखों चाहकों जी, है जी। और वो अच्छे स्पीकर भी है। उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा था उनके आश्रम में, संदीपनी आश्रम में। 3 घंटा तक मुझे ऐसे बैठ के सुनते रहे, ब्रेक भी नहीं देने दिया। मैं 1.5 घंटे के बाद बोला भाई सिर्फ ब्रेक, बोले क्या जरूरत है बोलो। मैं चालू रहा। फिर वो खड़े हुए वोट ऑफ थैंक्स के लिए वहीं पे उनके ही प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं जब 65 ईयर्स का होगा ना, तब मैं डॉक्टर अडिया जितना यंग दिखूंगा। उन्होंने अपना गोल रखा, पब्लिकली डिक्लेयर किया कि मैं अपने आप को यंग देखना चाहता हूँ। तब मेरी एज 65 थी, आज से 10 साल पहले की बात है। तो बात यह है कि इतने बड़े आदमी ने ऐसा बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी दिया, और उसने भी ये सोचा कि मुझे भी एजलेस बनना चाहिए। तो सर आप तो 100 साल तो वैसे ही जीने वाले हैं, तो अगले 25 साल के बाद अगले करते हैं। 25 साल तक क्या मैंने प्लान कर लिया है मुझे। जी जी बिल्कुल। तो अगले 25 साल का आपका प्लान बता दीजिए एक, और पतंजलि सूत्र पे आप मुझे ऑफ स्टूडियो तो मेरा बता रहे प्लान थे, है। तो जो आपका बहुत ही बखूबी सुंदर प्लान है कि विदाउट चार्ज यू आर गोइंग टू सर्व द नेशन बाय टीचिंग पीपल पतंजलि योग सूत्र, तो थोड़ा सा उस पर बता दीजिए। पहली बात तो है कि मैं 25 साल का था तब डॉक्टर बन गया था, तो पढ़ने में लगा है। उसके 25 साल तक मैं मेडिकल डॉक्टर का काम किया, यानी कि बॉडी का काम किया, बॉडी डॉक्टर का। फिर मेरे पास माइंड पावर आया जोसेफ मर्फी की वजह से। 25 साल तक मैं दुनिया को माइंड पावर सिखाता रहा, यानी मन का डॉक्टर का रोल किया। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि समथिंग इज़ बियॉन्ड माइंड पावर। और वो कैसे पता चला कि मेरे मन में बहुत सवाल थे जिसके मुझे जवाब इतने सालों से नहीं मिले थे। कितनी सारी किताबें पढ़ी, भगवान कहाँ पे है, भगवान कौन है, ईश्वर क्या है, भगवान और ईश्वर में क्या फ़र्क है, मेरा कन्फ्यूजन चल रहा था। सब लोग मोक्ष की बात करते थे, मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते थे, बोलते थे मेरा गोल है मोक्ष पाने का। तो मुझे पता नहीं था मोक्ष क्या होता है। तीसरा होता है कि ये चमत्कार सब लोग करते हैं, जैसे मैंने महेश योगी का देखा था, योगिक फ्लाइंग करते हैं। बाद में मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ा कि आदमी 2 जगह पे एक साथ रह सकता है, हाजिर हो सकता है, दीवार के आर पार हो सकते हैं। ये सब चमत्कार रियल में होते हैं कि नहीं होते, कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। दूसरी बात था कि हम सुनते हैं कि कर्म के रिकॉर्ड होते हैं, अच्छे कर्म किया तो चित्रगुप्त लिखता है, बाद में हमें उसका फल मिलता है, बुरा किया तो पनिशमेंट मिलती है। तो ये कार्मिक रिकॉर्ड कौन से फॉर्मेट में होता है और कौन रखता है, रियल में चित्रगुप्त है या नहीं है? अगर ये सिस्टम सही है तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा ना। तो रिकॉर्ड कहाँ पे है? कैन आई गो देयर एंड हैक इट? मैं वहाँ जाके हैक कर सकता हूँ, मेरा रिकॉर्ड पढ़ सकता हूँ और उसको हैक करके बदल सकता हूँ? ये मेरे मन में सवाल आते थे। फिर मैं सोचा मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ तो बाहर से पढ़ा लिखा ज्ञान दे रहा हूँ। महावीर स्वामी ने, बुद्ध भगवान ने ज्ञान दिया, कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, वो तो अपने अंदर से दिया था। तो ये अंदर से यानी कहाँ से आता है? क्या मेरे अंदर भी वो ज्ञान है? क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ? और मैंने कहीं पढ़ा था कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में एक ढक्कन रहता है जिसको क्रिटिकल फिल्टर कहते हैं। वो क्रिटिकल फिल्टर खुल गया तो अंदर का डीप नॉलेज बाहर आता है जो अभी तक दुनिया में है ही नहीं। तो मैं सोचा कि ये ढक्कन खोलने वाली टेक्नोलॉजी क्या मुझे मिल सकती है कि मेरा भी ढक्कन खुल जाए। अभी तो मैं सिखाया हुआ सीख रहा हूँ, पहले मैं ढक्कन था, अब मेरा ढक्कन खुल जाए। खुल जाए तो मेरे अंदर से कुछ आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे मेरे मन में सवाल आते थे। और लोग 200 300 500 साल जीते तो वो सही है कि नहीं है? तो बहुत सारे मेरे मन में सवाल था जिसका जवाब नहीं मिला था। और अचानक मुझे पता चला कि ये पता नहीं योग सूत्र में ये जवाब मिल सकते हैं। और मैंने पढ़ा और मेरे सभी सवाल का जवाब मिल गया मुझे, ये सभी सवाल का जवाब। बोला वाह,
ये तो जबरदस्त चीज़ है। फिर मैंने भगवत गीता के साथ कंपेयर किया, मैं सोचा कि इक्वली इम्पोर्टेंट शास्त्र हमारा पढ़ा है जो भगवत गीता जितना ही इम्पोर्टेंट है। वाओ। मगर दुख की बात यह है कि भगवत गीता हर घर में है, पतंजलि योग सूत्र किसी के घर में नहीं है। यस। घर में नहीं है, छोड़ो किसी ने सुना भी नहीं है। और मैंने सिखाने का शुरू किया तो मैं 1 साल पहले दिल्ली गया था, मुझे लोकसभा देखना था। तो मेरे एक IAS ऑफिसर फ्रेंड है राजेश गोयल करके, वो लोकसभा में ही उनकी ऑफिस है और ओम बिरला स्पीकर के PRO है। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि गोयल साहब मुझे लोकसभा देखने को आना है, लाइव देखनी। बोले आ जाओ कल। तो मैं चला गया। फिर उसने मुझे लोकसभा अटेंड करवाई, बाद में ऑफिस में लंच मंगवाया। फिर बोले डॉक्टर आजकल क्या चल रहा है? उसको पता है मैं कुछ नया नया सोचता हूँ। मैं बोला मैं पतंजलि योग सूत्र के ऊपर काम कर रहा हूँ। वो बोलता है वो क्या है? अब IAS ऑफिसर ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लोकसभा में बैठे हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के गोद में, और उनको ये पता नहीं कि पतंजलि योग सूत्र क्या है। बोला यार यू आर माई मोटिवेशन। आप जैसे लोगों को पता नहीं है पतंजलि योग सूत्र क्या है, कि आम आदमी को क्या पता होगा? मैंने 50 लोगों को बोला, उसमें से 45 लोगों ने यही पूछा कि ये क्या है पतंजलि योग सूत्र। हमारा इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ, हमारा हिंदू संस्कृति का भगवत गीता जितना इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल, और लोग बोलते हैं वो क्या है। बोला अब ये मैं चैलेंज लूँगा, अब कोई ये नहीं पूछेगा क्या है। ये हर घर में पतंजलि योग सूत्र में घुसाऊँगा। जैसे प्रेरणा का आज हर गुजराती घर में मिलेगा ऐसा, तो हर गुजराती के घर में, अभी तो हर हिंदुस्तानी के घर में मेरी ये पतंजलि योग सूत्र रहेगी। थोड़ा सा 5 मिनट में बता दीजिए कि होता क्या है, मतलब Yes. पतंजलि योग सूत्र का बेस क्या है और उसमें से आपने क्या सीखा और हम क्या अप्लाई कर सकते हैं उसमें से। सबसे पहले बात कि योग के लिए लोगों को कन्फ्यूजन है। योग का मतलब जो रामदेव बाबा दिखाते हैं आसन, उसको योग समझते हैं। योग का लिटरली मीनिंग होता है यूनियन, जोड़ान। किसका यूनियन? आत्मा का परमात्मा के साथ, जीव का शिव के साथ। ये जोड़ान को योग कहते हैं, योग ये आसन को नहीं कहते हैं। सबसे पहली बात ये, लोगों को यही गलत फहमी है। लोग योगासन करते हैं, बोले मैं योग करता हूँ। नो, वो योगासन कर रहे हैं। यानी योग इज ए जर्नी। अब यहाँ हम जो है, हमारी आत्मा है, उसकी जर्नी है भगवान तक पहुँचने की, उसको योग कहते हैं। और वहाँ जो जोड़ान होता है, समाधि होती है, उसको योग कहते हैं। योग इज़ ए वे ऑफ लाइफ। योग इज़ नॉट ओनली आसन। हाँ, आसन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, बट ओनली आसन इज़ नॉट ए योग। और हम ज़्यादातर जो योग टीवी में देखते हैं, लोगों से सीखते हैं, वो योग और ये योग में फ़र्क है। वो मत्स्येंद्र ऋषि ने हठ योगा करके जो एक पुस्तक लिखा है, उन्होंने वो स्टार्ट किया। वो हठ योगा जो रामदेव बाबा दिखा रहे टीवी पे, वो है, वो भी अच्छा है आसन। मगर पतंजलि योग सूत्र जो सिखाते हैं वो अलग है। पतंजलि योग सूत्र ने एक ही आसन की बात की है, उसके 196 सूत्र है। एक्चुअली 5000 साल पहले से योग हमारे देश में सिखाया जाता था, मगर कोई सिस्टमाइज नहीं था। 2000 साल पहले पतंजलि ऋषि इस दुनिया में आए, पृथ्वी पे आए, उन्होंने उसको सिस्टमाइज किया और उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है पतंजलि योग सूत्र, जिसमें 196 सूत्र है। सूत्र यानी 1 लाइन कमांड। तो 196 सूत्र है जो 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। और इसका पहला पाद है समाधि पाद। समाधि पाद में पूरा थियरी है कि समाधि क्या होती है, हम क्यों दुखी है, ये सब चीज़ें सिखाई हैं। उसके बाद है साधन पाद। साधन पाद में ये अष्टांग योग की बात की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो उन्होंने बताया कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये सब चीज़ों से आपको पास होना पड़ेगा। ये उन्होंने रास्ता बता दिया और माइलस्टोन बता दिया और सीक्वेंस में बताया है कि यम जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक नियम फॉलो नहीं होगा। यम क्या होता है सर? यम यानी कोड ऑफ कंडक्ट टू अदर। हमें दूसरे के साथ, यानी सोशल डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, हमने लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये यम। उसके बाद आता है नियम, खुद के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, यानी पर्सनल डिसिप्लिन की बात आई है, वो है नियम। यम और नियम जब आप मास्टरी कर लोगे तभी आपको आसन पे जाना है, जो हम करते हैं योगासन। योगासन। तो इट इज़ ए कंट्रोल ऑफ बॉडी। उसके बाद आता है प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ प्राण, ब्रीथ। उसके बाद कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रिय, प्रत्याहार। आप ये 5 स्टेज करोगे, बाद में आपको धारणा स्टार्ट करना है। और धारणा यानी ट्राइंग टू फोकस समवेयर, इसको धारणा कहते हैं, एकाग्र करने की कोशिश करना। उसके बाद आता है ध्यान। जब एकाग्र हो जाते हैं, बहुत देर तक एक ही जगह पे आपका मन टिका रहता है, तो उसको ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान डीप हो जाता है तब समाधि आती है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी सीक्वेंस बनाई है। लोग सिर्फ यही समझते हैं कि बस हमने योग के आसन कर लिए तो हमारा काम हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा प्राणायाम। पतंजलि ऋषि ने सिर्फ एक ही आसन की बात की है। 84 आसन जो बाहर हम सीखते हैं वो मत्स्येंद्र ऋषि का है, हठ योगा का पार्ट है।
उन्होंने सुखासन कहा है। આપણે अच्छा। पलोठीवाड़ी ने બેસીએ ને એ જ, ओह, जिसमें आप आराम से बिना हिले बैठ सकते हैं, वो आसन सर्व से बेस्ट आसन है। अच्छा। और प्राणायाम 10 टाइप के करते हैं। उन्होंने एक ही प्राणायाम की बात की है, वो बाह्य कुंभक, ओह, यानी सांस को अंदर लेना, बाहर निकालना और बाहर रोक के रखना, बाह्य कुंभक की बात की है। एक ही प्राणायाम और एक ही आसन योग होता है, क्योंकि इसका गोल है भगवान तक पहुंचना, मोक्ष पाना है। यानी योग के आसन करके सिर्फ बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेथ को कंट्रोल करके, प्राणायाम करके अपने प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं। बस यह है, भगवान तक पहुंचना है तो ये 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये है। तो उन्होंने सेकंड है जो चैप्टर है, जिसको साधन पाद कहते हैं या साधना पाद कहते हैं, उसमें उसने अष्टांग योग की बात की और 5 अंग इसमें बताए हैं। और उसके बाद आता है विभूति पाद, जिसमें बाकी के पार्ट बताए, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें उसने विभूति की बात की है। विभूति यानी एक्स्ट्रा पावर, क्या आप ये रास्तों पे चलोगे तो आपके अंदर क्या क्या पावर होगा एज ए साइड इफेक्ट, जिसमें योगिक फ्लाइंग आएगा, लेविटेशन आएगा, बाद में आप यहाँ बैठे बैठे गुम हो सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं दिखना बंद हो जाऊँगा आपको। मैं यहाँ 2 जगह पे, यहाँ भी मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, दिल्ली में भी कर रहा हूँ, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये है, बहुत सारी 30 टाइप के ऐसी सीढ़ियाँ बताई है जो आप कर सकते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कर सकते हैं। तो सर जो ये आम इंसान है उसको पतंजलि योग सूत्र पढ़ के क्या मिलेगा? व्हाट वुड बी द आउटकम फॉर अ नॉर्मल ऑर्डिनरी Yes, yes, पर्सन? मैं बताता हूँ। तो पहले ये बता दूँ, तो ये विभूति आप प्रकट करोगे, मगर पतंजलि ने बोला है कि इसमें आप लालच में मत आ जाना, ये आपका आखिरी मुकाम नहीं है, ये तो बीच में आने वाले फूल है, Side benefits. जिससे, हाँ, साइड बेनिफिट है, जिससे आप लालच में आ सकते हैं। यहाँ रुकना नहीं है, आपका गोल है आत्मा का कल्याण, यानी भगवान तक पहुँचने का, समाधि तक पहुँचना है। यहाँ रुक गए तो फिर आप समाधि तक नहीं पहुँच सकते हैं। समाधि तक पहुँच गए यानी आपने कार्मिक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, जन्म जन्म के फेरे से छूट गए और परमानेंट शांति में रह सकते हैं। तो ये हमारा गोल है। अब आम आदमी को क्या बेनिफिट है? उनका अगर मोक्ष का गोल नहीं है, फिर भी ये रास्ते पे चलेगा और वो एटलीस्ट ध्यान तक पहुँचेगा, समाधि तक नहीं पहुँचे, धारणा और ध्यान तक। तो ध्यान में बैठ के ये जितने भी फूल है मैंने बताया बेनिफिट है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको गाड़ी बंगले के लिए विजुलाइज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, धन आ जाएगा, मान सम्मान आ जाएगा, सब कुछ आ तो जाएगा। आई थिंक भगवत गीता का एक सूत्र है ना, योग क्षेमम वहामि हम। बाद Yeah. में तो फिर मैं ही सब कुछ प्रकट कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि इफ यू आर इन माय शरण, इन्होंने ये भी बात किया है, ईश्वर प्राणिदान की बात की है उसने, पतंजलि योग सूत्र ने भी एक सूत्र में कहा है। तो ये है योग का जो पहला सूत्र है, अथ योग अनुशासनम करके पहला सूत्र है। तो जब आदमी इसके लिए तैयार होता है, जब अपने आप को समझने लगता है, जब उनको दुखों में से बाहर आता है, तब वो सीखना शुरू करता है। यूजुअली पतंजलि योग सूत्र सब नहीं सीखते। तो अब योग की शुरुआत होती है अनुशासन के साथ। दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का मतलब होता है चित्त की वृत्ति। चित्त यानी एक्चुअली मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त में से जो वृत्ति निकलती, विचार निकलते रहते, ये कर डालूँ, वो कर डालूँ, इसको निरोध करना यानी इसको रोकना, इससे ऊपर उठना, इसको निरोध कहते हैं। तो योग की 1 लाइन में डेफिनेशन दी है, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो पूरा इतने सारे सूत्र है, चित्त की वृत्ति को कैसे निरोध करना, उसके ऊपर ये पूरी गाइडलाइंस है। तो जो आदमी अपनी चित्त की वृत्ति को निरोध कर लेगा, वो परम सत्य को पामेगा, परम शांति को पामेगा, भगवान तक पहुँचेगा और रास्ते में आने वाले जितने भी बेनिफिट है, इवन विभूतियाँ प्रकट होगी, ये सब कुछ होगा। तो ये होगा। तो आम आदमी के लिए ये सीखना जरूरी है। दूसरी बात है कि हमारे जीवन के प्रॉब्लम है, उसको उन्होंने बताया क्लेश। ये वृत्ति 2 टाइप की होती है, क्लेश एंड अक्लेश। क्लेश यानी जो हमें दुख में लेके जाने वाली, और अक्लेश यानी जो हमें सुख देने वाली। तो हमारी वृत्ति 2 टाइप की होती है। तो जब तक ये वृत्ति चलती रहेगी, उसका हम निरोध नहीं करेंगे तो दुख दूर होंगे ही नहीं। अब दुनिया में इतने सारे दुख है, हर जगह सॉल्व करवाने को जाते हैं, मगर दुख तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये मेरा अनुभव है। 50 साल से मैं पब्लिक फील्ड में हूँ। पहले एज ए मेडिकल डॉक्टर था, अब ट्रेनर बन के हूँ। तो मैंने देखा है लोगों के दुख दूर होते ही नहीं जा रहे, बढ़ते जा रहे। पैसे का दुख, स्वास्थ्य का दुख, रिलेशनशिप का, उसका जो मूल कारण है उनकी चित्त की वृत्ति है। ये जब तक चित्त की वृत्ति को नहीं समझेंगे, तब तक ये दुख दूर होने वाले ही नहीं है। तो आपके जीवन में जो भी समस्या है, उसका 100% जो आपको सॉल्यूशन है वो ये देता है
पतंजलि योग सूत्र देते, बाकी कोई नहीं देता है, मैंने देख लिया। कॉमन आदमी ने भी इसलिए सीखना चाहिए कि उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे है, चित्त वृत्ति निरोध। और उसमें सबसे पहला एक है कि अज्ञानता, यह सबसे बड़ा रूट कॉज है। अज्ञानता क्या है कि हमें सत्य क्या है असत्य क्या है ये नहीं पता। हम सुख को दुख समझते हैं, दुख को सुख समझते हैं। ये अज्ञानता ही हमारे हर दुख का कारण है, क्लेश का कारण है। जबरदस्त बात की है उसने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसमें कुछ ध्यान वगैरह की कोई स्पेशल प्रैक्टिस रहती है? यस, या ध्यान योगा एक ही रास्ता है उसका, ध्यान का रास्ता है और कुछ नहीं करना। अब वैसे ये योगासन तो आएगा ही, मगर उसमें तो एक ही आसन की बात की सुखासन जो है, आपने एक ही बताया। प्राणायाम की बात की है। बाकी ध्यान 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 बस, धारणा ध्यान समाधि, उसको संयम कहते हैं। जब आप तीनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप संयम करना सीख जाते हैं। फिर जिसके ऊपर संयम करो उसके ऊपर आप इन्फ्लुएंस करते हैं। मान लो मैं स्वयं मास्टर बन गया, मैं आपके ब्रेन को हैक कर सकता हूँ। मैं आपको कैसा सोचना है वो मैं आपको हैंडल कर सकता हूँ। इतने तक पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। वाह। तो संयम सर, करना इसको सर कहते ये हैं। जो मेंटलिस्ट होते हैं, अभी भी मैंने एक मेंटलिस्ट का प्रोग्राम अटेंड किया था फिलहाल लखनऊ में। और मेंटलिस्ट काफ़ी, जो आप माइंड पावर वगैरह है, आई थिंक हमारे कंट्री में भी एक दो बहुत ही पॉपुलर सुहानी शाह वगैरह है। तो आपका क्या कहना है, वो कैसे करते हैं? वो कैसे करते हैं मुझे तो पता नहीं है, मगर ये पतंजलि योग के रास्ते से होगा। मैं अभी नया नया हूँ उसके अंदर, मैं तो 1 साल से इसके ऊपर गया हूँ। तो मेरी तो अभी प्रैक्टिस चल रही है। मुझे अभी संयम की प्रैक्टिस करनी है, यानी धारणा ध्यान और समाधि की। अभी तो मैं धारणा के लेवल पे हूँ। तो धारणा क्या होता है? धारणा यानी ट्राइंग टू फोकस ऑन समबडी। अभी जैसे मैं आँख बंद करके बैठता हूँ, थोड़ी देर मेरे सांस के ऊपर ध्यान देता हूँ, अनुलोम विलोम, और ध्यान देता हूँ, आनापान कहते हैं जिसमें विपश्यना में। तो थोड़ी देर में एक विचार आ जाता है, फिर वो विचार आ जाता है। जैसे बंदर कूदता रहता है, उसको पकड़ के पास में लेकर फिर उधर भागेगा पकड़ के। तो जैसे मैं बैठता हूँ इधर के विचार आते हैं, फिर मैं बोलता हूँ यार मैं तो ये सांस के ऊपर मुझे फोकस करना है, फिर करता हूँ, फिर उधर जाता है। तो अभी तो वो लेवल पे मैं हूँ। राइट, राइट। अभी मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके मुझे फिर ध्यान के लेवल पे जाना है कि मैं 10 मिनट तक एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहूँ। सांस के ऊपर ध्यान, यानी 10 मिनट तक 15 मिनट तक सांस के अलावा मेरे में कुछ विचार नहीं आए। सेकंड लेवल है। फिर इतना घुस जाओ उसमें कि मैं अपने आप को ही भूल जाऊँ, उसको समाधि कहते हैं, धारणा ध्यान एंड समाधि। तो इट मे टेक 1 ईयर to 10 ईयर्स में भी, मुझे पता नहीं मैं कब तक पहुँचूंगा, मगर मैं तो कन्विंस हो गया हूँ। मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है। अभी तक विभूति वाला लेवल नहीं आया, मुझे विभूति का इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे तो मुझे ऐसे आपका ना वो क्लैरिटी ऑफ जो है वो बहुत पसंद है, बिकॉज यही हमें करना है कि मुझे ये चाहिए, ये मैंने आई हैव रिटन इट इन स्टोन। अब मैंने मेरे विजुअलाइजेशन में वो इमेज डाल दी एंड आई एम डूइंग टुवर्ड्स इट ऑल द बस एफर्ट्स। लाखों लोगों तक, मेरा तो अभी यही है कि लाखों लोगों तक ये पतंजलि योग सूत्र का ज्ञान पहुंचाना है, ताकि सभी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की चाबी वहाँ पे है। वाह। तो हमारी ऑडियंस ये कैसे एक्सेस करेगी तो पतंजलि पहली योग बात सूत्र तो को? मेरी किताब अगले महीने तक आ जाएगी 3 भाषा में। फिर मैं ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करूंगा, सब पॉडकास्टर रेडी है इसके ऊपर पूरा एपिसोड देने को। तो एक एक के ऊपर मैं एक एक एपिसोड दे सकता हूँ। जैसे समाधि पाठ के ऊपर एक दे सकता हूँ, बाद में साधन पाठ के ऊपर दे सकता हूँ, विभूति पाठ के ऊपर दे सकता हूँ, लास्ट का है केवल ये पाद। तो ये 4 के ऊपर 4 1-1 घंटे के एपिसोड करेंगे तो दुनिया को पता चलने लगेगा। amazing. खास बात तो ये, मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ, मैं प्रोफेशनली नहीं करूँगा। माइंड पावर तो मैं पैसा लेके किया है अभी तक, और मुझे धन चाहिए था, इसलिए अब धन कमा लिया है अच्छी तरह से। अब मुझे सिर्फ सेवा के भाव से करना है और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि मैं कितना घूम सकता हूँ। और मेरा 1000 का ऑडियंस है, तो मैं 10 प्रोग्राम करूँगा तो लाख लोग आएंगे। ये तो हमारा एक पॉडकास्ट लाखों लोग देख सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करूँगा। तो मेरे जितने भी पॉडकास्टर फ्रेंड है सभी ने बोला है हम पतंजलि योग सूत्र के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक एपिसोड करेंगे, अमेजिंग, अमेजिंग। ताकि लोगों को फ्री में मिले। तो बने रहिएगा, हम डिटेल्स भी डाल देंगे, क्योंकि ये सीखना, मैं काफ़ी एंशिएंट विजडम के बारे में बात करती हूँ और आज भी मुझे लगता है कि मुझे जितना भी प्राप्त हुआ है वो शायद मेरी गायत्री की साधना के हिसाब से प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सारी एंशिएंट विजडम में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो साइंटिफिक है। द ब्यूटी इज़ कि ये सब कुछ जो आपने कहा अभी, मन का संयम, चित्त की वृत्ति को समझना, ध्यान क्यों रखना, अगर 10 से 15 मिनट एक चीज़ पे ध्यान करते हो तो कैसे वो अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल की तरफ सारी चीज़ें अपने आप बन जाती है। तो दिस इज़ ऑल वेरी साइंटिफिक, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अब इतने सालों पहले, मतलब साइंस बियॉन्ड साइंस ही है ये, कि हमारे ऋषि मुनियों को इन सब के बारे में पता था। तो हम काफ़ी हद तक आई क्यू करते रहते हैं, और ज़्यादा पढ़ाई और डिग्री, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इंट्यूटिव क्वोशंट है, एक अलग टाइप का IQ है विच कम्स आउट। बहुत ही बढ़िया। अब मैं दूसरी बात यह है कि जैसे हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हम अमेरिकन या वेस्टर्नर को हम रॉकेट कैसे बनाना ये तो सिखा नहीं सकते, वो हमें सिखाएंगे।
तो हमें विश्वगुरु बनना है, तो हमारा जो विरासत में हमें मिला है जो आध्यात्मिक ज्ञान और पता योग सूत्र, तो मैं चाहता हूँ गजब की चीज़ है। वाह। अगर इसको हम वेस्टर्नर तक लेके जाए तो कितना अच्छा ये हो सकता है सर। वेस्टर्न जितने भी शोध हो रही है, रिसर्च इज मोर आउटसाइड, बट हमारी जो ये है वो इट्स मोर इनसाइड। तो इन टू आउट एंड आउट टू इन बोथ आर रिक्वायर्ड, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात है, मैं टोनी रॉबिन्स को अटेंड करने को गया था, डेट विद डेस्टिनी बाले गया था। उन्होंने वहाँ चक्र बैलेंसिंग सिखाया, तब मुझे पता चला कि इंडियन कल्चर का कितना वैल्यू है। वहाँ डेट विद डेस्टिनी में वो चक्र बैलेंसिंग करवा रहा है। तब उसके बाद मैंने चक्र बैलेंसिंग के बारे में सीखना चालू किया डेट विद डेस्टिनी अटेंड करके, कि वेस्टर्नर लोग ये हमारा शास्त्र सिखा रहे हैं और हम क्यों यहाँ बैठे बैठे उनकी बातें सिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली। और हमारी जो यंग जनरेशन है वो इससे काफ़ी वंचित होते जा रही है। तो हमारा लिमिटलेस ब्रेन लैब का भी यही प्रण है कि हम ऐसे सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके साइंटिफिकली ला पाए। जैसे हमने कुछ कुछ होमा पे स्टडी किया था, कुछ हमने मेडिटेशन पे करे थे, तो इन सब में जो एक पूरा देयर इज अ रेनासेंस दैट यस, ये तो साइंस में बखूबी हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं आपको अब कुछ चंद मिनट बचे हैं हमारे पास, एक ऐसा सवाल पूछूंगी, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई आपके माइंड के पावर को यूज़ करने के बावजूद? ऐसा तो है नहीं, अभी जितना किया उससे ज़्यादा ही हुआ। मैं कहता हूँ ना, बियॉन्ड विजुलाइजेशन। मुझे एक बार फॉरेन जाना था, 50 बार गया। मेरा एक छोटा सा घर चाहिए था, मैं लग्जरियस घर में रहता हूँ। मेरा एक न्यूयॉर्क में घर है, एक अहमदाबाद में है। दुनिया की हर लग्जरी मैंने एंजॉय कर लिया है। दुबई पहली बार आया तो एटलांटिस में रुका था मैं, तो और क्या चाहिए मुझे। तो मेरे सभी कुछ मैनिफेस्ट हुआ है और आई एम वेरी श्योर कि जो मेरा ये अभी आखिरी सपना है कि मुझे आत्मा का डॉक्टर बन के अभी काम करना है, यानी पतंजलि योग सूत्र घर घर तक पहुंचाना है, आप जैसे लोगों की हेल्प से मिल जाएगा। ये तो हमारा देश का भला होने वाला है। और इन सब की हेल्प से भी प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस, क्योंकि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, सारे जितने भी हमने बात करी मन के कंट्रोल पे, मन के नियंत्रण पे, मन को समझना, अवचेतन मन के स्टेप्स को करना, और सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सर बोल रहे हैं कि पतंजलि योग सूत्र में सारे बाकी का सब कवर हो जाएगा, बिना बियॉन्ड माइंड पावर है। बियॉन्ड माइंड इसलिए मैं पावर, माइंड पावर छोड़ दिया। अरे वाह, बियॉन्ड माइंड पावर है, तो जरूर इसको देखिएगा। और अभी कुछ सवाल हम रैपिड फायर के तौर पे पूछेंगे आपको। सो तैयार है? बिल्कुल। आपका सबसे फेवरेट खाना? रोटला बाजरा। बाजराना रोटला। बैक टू द बेसिक। सर गुजरात से है, रोटला मैं भगत कहते हैं मुझे लोग। अच्छा, ओके, वंडरफुल। आपका सबसे सुंदर शहर जो आज आप तक गए इतने सारे कंट्रीज में? सैन डिएगो। ओह, व्हाई इज दैट? क्यों? Because weather is very nice, Pacific Ocean is there and hilly area, ocean, everything. Throughout the year it is the same weather. Yeah. सबसे फेवरेट बुक इतनी सारी बुकों में से एक ही बुक अगर आप? Seven Habits of Highly Effective People. स्टीफन कवी की। स्टीफन कवी उसमें की। से सबसे एक चीज जो आपको अभी भी चित्रवत याद हो from the 7 habits? Everything, every sentence I remember. I have read it more than 10 times. Amazing, And I became proactive from the first habit, by implementing on myself. I was very reactive person. I was very angry young man. अच्छा। Yes, yes. Amazing, amazing. मुझे तो लगता है इट इज़ अनदर रिलीजन। 7 हैबिट्स शुड बी टॉट एवरीवेयर। और मालूम है, मैंने तो बहुत 40 साल की उम्र में पढ़ी, मगर मुझे लगा इंडिया में स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं सिखाते। मगर मुझे अभी पता चला, मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वहाँ 7 हैबिट सिखा रहे हैं उनको। Oh, really? अहमदाबाद में। ओह, वंडरफुल। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 7 हैबिट सिखाते हैं उनको। अच्छा, यहाँ वो अहमदाबाद। वही सेम जो स्टीफन सेम कवी ने सेम लिखी सेम थी? स्टीफन जो। ओह, वंडरफुल, वंडरफुल। तो आई वाज सो इम्प्रेस कि जो मेरा सपना था ऑटोमेटिक हो गया, स्कूल में सिखाने लगे। वंडरफुल। ये तो जबरदस्त है 7 हैबिट। Amazing. आई एम You are a huge इम्प्रेस fan. बाय एंड आई हैव यूज्ड इट इन माय लाइफ। Amazing, साथ के साथ amazing. कॉफी या चाय, क्या पीते हैं आप? चाय पीता हूँ। ओके। और सबसे आखिरी सवाल, एक्सरसाइज के बारे में आपका क्या कहना है? 3 घंटा मेरा हेल्थ के लिए होता है मॉर्निंग में। प्लीज 6 बजे उठता हूँ, 9 बजे तक चलता है। उठ के सबसे पहले कपालभाति करता हूँ, थोड़ी सी चाय और खाखरा खा लेता हूँ। बाद में मेरा फिर ये प्राणायाम और ये मेडिटेशन स्टार्ट होता है। बैठता हूँ मैं, प्राणायाम ये करता हूँ। उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, सन गेजिंग करता हूँ, नंगे पाँव लॉन में घूमता हूँ आधा घंटा। घर पे आता हूँ, फिर मेरा घर में ही जिम की फैसिलिटी है, मेरी सोसाइटी में भी जिम है, जिमिंग करता हूँ। उसके बाद फिर मेरे टीचर आते हैं, गुरु आते हैं, जो मुझे 1 घंटा योगासन करवाते हैं। ऐसे करते करते मेरे 9 बज जाते हैं। 3 hours आई स्पेंड फॉर माई हेल्थ एवरी डे मॉर्निंग। अगेन मूवर्स,
हर वो पीक परफॉर्मर, हर वो सक्सेसफुल बंदा, हर वो सक्सेसफुल इंसान करता है। सर 3 घंटा देते हैं, हमें कम से कम 30 मिनट तो ज़रूर देने चाहिए इस पूरी चीज़ को लेके। तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक शुक्राना। यू श्वेता जी, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली, बहुत सीखने को मिला। आप लोग इस एपिसोड को जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, वापस से रिपीट सुनना, उसको अप्लाई करना, बिकॉज नोइंग इज नोइंग, डूइंग इज डूइंग। और हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं, क्योंकि लिमिटलेस ब्रेन लैब को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, यही एक सपना देखा है, आपको और हमें मिलके इस सपने को पूरा करना है। अगर आपके कोई एपिसोड्स है, आपको कोई इंडिकेटर्स है कि आपको कोई स्पेशल हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ डू कमेंट में लिखना। और ये कमेंट में ज़रूर लिखना कि मूवर्स को आप कितनी देर प्रॉमिस के साथ इस एपिसोड के बाद आप करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।